तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज लेने के लिए देर की दशा में गेहूं की उन्नत बुआई तकनीक। अधिक लाभ के लिए आंवला की तुड़ाई और तुड़ाई के बाद के प्रबंधन। अधिक पैदावार हेतु चना की फसल में जरूरी कार्य। गेहूं राज्य की प्रमुख रबी खाद्यान्न फसल है, जिसकी खेती प्रदेश में व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है। लेकिन हमारे जो भी किसान भाई किन्हीं कारणवश समय से इसकी बुआई नहीं कर पाए थे, वो अभी गेहूं की देर से बोई जाने वाली प्रजातियों का चयन करके गेहूं की बुआई कर भरपूर उपज ले सकते हैं। तो आप कैसे करें देर की दशा में गेहूं की उन्नत तकनीक से बुआई? इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजियानी बदायूं के डॉक्टर अर्जुन सिंह से। किसान भाइयों, रबी की फसलों की बुआई का समय आ चुका है और रबी की फसलों में प्रमुख खाद्यान्न फसल जो हमारे भारत के उत्तरी और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल को उगाया जाता है। तैयारी में 2 बार हैरो करके या मिट्टी जो है उसके प्रकार के अनुसार हम अच्छी तैयारी कर लें, जिससे खेत हमारा भुरभुरा हो जाए। तो जब बुआई हम बीज की करें तो बीज और मिट्टी का संपर्क अच्छी तरीके से हो जाए, जिससे बीज को उचित नमी मिले, तो उसका जमाव परसेंटेज अच्छा हो। जब जमाव अच्छा होगा तो पौधों की संख्या अच्छी होगी और पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर अधिक होगी, तो ऑटोमेटिकली हम अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम भूमि को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेत में यदि उचित नमी है तो समय और लागत की बचत के लिए खेती की तैयारी रोटावेटर से करके गेहूं की बुवाई करें। समय जो है, उचित समय जो गेहूं का बोने का है, वो समय से बुआई के लिए हम 25 अक्टूबर से और जो 25 नवंबर तक ये उचित समय है इन क्षेत्रों में बुआई का। यदि देरी से बुआई करना चाहते हैं, खेत खाली नहीं है उसमें, तो 26 नवंबर से हम 20 दिसंबर तक देरी से बुआई वाली जो प्रजातियां हैं उनकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के अनुसार हम प्रजातियों का चयन करें। यदि देरी से बुआई करें तो हम दूसरी प्रजातियों का चयन करें। कभी कभी किसान भाई करता है ना कि एक साथ बीज ले लेता है और खेत खाली नहीं हुआ, तो हम उन्हीं प्रजातियों को जो नवंबर में बुआई में प्रयुक्त होती है, उन्हीं प्रजातियों की बुआई हम दिसंबर में ना करें, नहीं तो उनकी उपज पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और हम देखें यदि नवंबर वाली प्रजातियों की बुआई करते हैं दिसंबर में, तो रोजाना 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमको उपज कम मिलेगी। और यदि हम दिसंबर लास्ट में बुआई करते हैं तो 60 से 70 किलोग्राम प्रतिदिन उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हमें कम मिलेगी उन्हीं प्रजातियों को। लेकिन यदि हम दिसंबर पछेती बुआई के लिए प्रयुक्त जो उपयुक्त किस्में हैं उनका चयन कर लेंगे तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। यदि हम पछेती बुआइयों के चयन में PBW 590, PBW 509, DBW 16, WH 1021 इन प्रजातियों का चयन करें, या जैसे पुरानी प्रजातियां हैं, राज 3077 है, राज 3765 है, राजस्थान की प्रजाति है, राज 3777 है, इन प्रजातियों का हम चयन करें तो वो पछेती बुआई के लिए उपयुक्त रहेंगी।
इस प्रकार यदि हम समय के अनुसार प्रजातियों का चयन कर लेंगे तो अधिक उत्पादन मिलेगा। यदि हम लाइनों में बुआई करेंगे तो बीज भी हमारा जो है, मात्रा की बात करें तो जो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यदि हम देरी से बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा जो है लाइनों में 125 किलोग्राम। फिर बीज को हम उपचार करके बोएंगे तो किसान भाई बीज उपचार के लिए कार्बनडेजिम नाम का रसायन आता है, उसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से प्रयोग करें। इसके अलावा किसान भाई कार्बोक्सिल नाम का रसायन आता है, उसकी भी 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। तो बीज हमारा उपचारित होगा और बीज जनित बीमारियां जो हमारी फसल में नहीं लगेगी। बीज उपचार के बाद हम जो उर्वरक प्रयोग करेंगे, उर्वरकों का प्रयोग हमेशा जो फसलों का पोषक तत्व प्रबंधन है उसको हम यदि मृदा परीक्षण के आधार पर यदि गणना करें उसकी तो बहुत उपयुक्त होता है। पछेती बुआई करते हैं तो हम नाइट्रोजन की मात्रा 120 किलोग्राम रखेंगे, फास्फोरस की मात्रा 60 किलोग्राम रखेंगे और पोटाश की मात्रा 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करेंगे। जिन किसान भाइयों ने धान में जिंक का प्रयोग नहीं किया है उन खेतों में या बाजरा काट के या ज्वार काट के किसान भाई गेहूं बोएगा, उन खेतों के लिए हम 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट 21% वाला बुआई के समय ही प्रयोग कर लें तो ज़्यादा उचित रहता है। बताए गए इन तत्वों की पूर्ति के लिए नाइट्रोजन यूरिया से दें, जिसकी कुल मात्रा 265 किलोग्राम होगी। फास्फोरस के लिए 370 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट दें और पोटाश के लिए 75 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें, जिसमें से यूरिया की 90 किलोग्राम मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा का प्रयोग बुआई के समय ही करें और शेष 180 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग 2 से 3 बार में खड़ी फसल में करें। उसको हम 2 भागों में या 3 भागों में, यदि जमीन दोमट है तो हम उसको पहली सिंचाई के समय और जब हमारी बालियां आने से पहले, जिसको कहते हैं गमोदे में आना, उस गमोदे वाली स्टेज में जो शेष मात्रा है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि रेतीली ज़मीन है तो उसको हम पहली सिंचाई के समय, उसके बाद 20 से 25 दिन बाद और फिर उसके 20-25 दिन बाद या गमोदे वाली स्टेज है जो प्री फ्लावरिंग स्टेज है, उस स्टेज पे हम उस नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग ब्रॉडकास्टिंग के रूप में करके अधिक फायदा ले सकते हैं। खड़ी फसल में यदि किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देंगे तो उसको हम आजकल घुलनशील पोषक तत्व आते हैं, उनको छिड़काव द्वारा भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार हम बुआई की जो विधि की बात करें तो बुआई विधि यदि लाइनों में करें तो उससे बीज की भी बचत होती है और जो उर्वरक हम डालते हैं उसकी, और हमारा बीज है, बीज के नीचे उर्वरक डाला जाता है तो जैसे ही बीज से अंकुर निकलेगा, जड़ निकलेगी, उसको तुरंत पोषक तत्व मिलेगा और जो फसलों की है बढ़वार अच्छी होगी। जब बढ़वार अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसलिए हमें कतार में या लाइन में बुआई करनी चाहिए। गेहूं की 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच दूरी रखनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी। यदि हम लाइनों में बुआई करें तो हमारा लगभग 20-25% बीज की बचत होती है। इसलिए हमेशा लाइनों में बुआई करें तो ज़्यादा फायदा मिलता है। इस प्रकार हम बुआई कर लें। बुआई के तुरंत बाद यदि हम एक खरपतवार नाशी रसायन आता है पेंडेमेथिलीन के नाम से, बुआई के तुरंत बाद 3 दिन के अंदर 3.3 लीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में यदि छिड़काव कर दें तो जो गेहूं हमारी जर्मिनेशन का समय है, शुरुआती बढ़वार का समय 20-25 दिन का, उस समय एक भी कोई खरपतवार आपके खेत में नहीं जमेगा, जिससे जो पोषक तत्व हैं, मॉइस्चर जो नमी है, उसके लिए हमारी फसलों की प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, उससे बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा और खरपतवार आपके नियंत्रित रहेंगे तो अच्छा लाभ आपको मिलेगा। यदि धान की कटाई देरी से हुई है या निचले खेतों में अधिक नमी के कारण इस समय उचित नमी नहीं आई है तो ऐसे खेतों में यदि आप जुताई करके बुआई करेंगे तो समय और लागत अधिक लगेगा। इसलिए आप शून्य जुताई यंत्र का प्रयोग करके गेहूं की बुआई करें। इस यंत्र में उर्वरक और बीज का प्रयोग एक ही साथ होता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जिन किसान भाइयों के पास आंवले के बाग हैं, उनके बाग इस समय फलों से लदे हुए हैं, जिसकी तुड़ाई का काम भी किसान कर रहे हैं। लेकिन अक्सर देखने में यह आता है कि आंवले की तुड़ाई करते समय किसान भाई कुछ न कुछ लापरवाही जरूर कर जाते हैं, तो फलों की क्वालिटी भी इससे खराब हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में कम बाजार भाव मिलते हैं, जिसके कारण आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। और इसीलिए आंवला की तुड़ाई करते समय और तुड़ाई के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि उन्हें फलों का अच्छा बाजार भाव मिल सके, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ NK गुप्ता। किसान भाइयों, हमको तो कैसे मालूम करें कि हमारे आंवले के फल पक गए हैं? किसान भाइयों, औषधि गुणों से भरपूर आंवले की बात करें तो इस समय आंवले के पौधों पर फल लगे हुए हैं। तो जो किसान भाई आंवले के फलों की तुड़ाई करने वाले हैं तो वो इसकी सही परिपक्वता की पहचान कर तुड़ाई करें, परंतु अधिकांश किसान सही पहचान नहीं कर पाते हैं। तो आंवले के फलों की परिपक्वता की सही पहचान क्या है, इस बारे में आइए जानते हैं। तो आप जो मेरे हाथ में जो फल दिख रहे हैं, ये पकाव की अपनी पूर्ण अवस्था पे आ चुका है और अपनी पूर्ण आकार को इसने ग्रहण कर लिया। बस इसमें थोड़ा कलर परिवर्तन होना है, थोड़ी इसकी साइज को पूरी तरह से परिपक्व होना है। तुड़ाई आप जब पूर्ण रूप से पक जाए तो आप जो देख रहे हो आंवले, जिसमें बड़े बड़े आंवले दिख रहे हैं, ये पूर्ण पकाव पर, इसमें कुछ छोटे हैं जो पानी की कमी के कारण से रुके हुए हैं। तो पानी देंगे तो ये भी फूल जाएंगे। फूलने के पश्चात तो आज से 15-20 दिन यानी कि दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह तक आप इनकी अच्छी तरह से तुड़ाई कर सकते हो। बागबान भाइयों को आंवले के फलों का अधिक मूल्य मिले, इसके लिए फल तुड़ाई के बाद फलों का श्रेणीकरण करें। लेकिन अधिकतर किसानों को फलों के श्रेणीकरण का सही तरीका नहीं मालूम होने के कारण जैसे तैसे पैकिंग कर देते हैं और ऐसे फलों का बाजार में दाम कम मिलता है। तो किसान भाई आंवले के फलों की तुड़ाई के बाद श्रेणीकरण व पैकिंग किस तरह से करें, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। और एक और विशेष ध्यान रखें कि अपन जब इनको बेचने जाएं तो अपन जितना इनका श्रेणीकरण करके यानी कि ग्रेडिंग करके फलों को बेचेंगे, उतने ही आपको अच्छे दाम और आपको मुनाफा होगा, जिसको श्रेणीकरण बोलते हैं। अगर मोटी साइज के अलग, दाग धब्बे वाले आंवले अलग और छोटे वाले आंवले अलग, तो बाजार में आपकी साख भी बनी रहेगी। आपने जो गुणवत्ता आंवले वाले जो है, कई मुरब्बा बनाने वाले लेने आते हैं, उनको विशेष अच्छी क्वालिटी के आंवले चाहिए, वो ले लेते हैं। तो दोनों को आप अलग अलग जगह पर अलग अलग बढ़िया दाम उनकी आवश्यकता के अनुसार बेच सकते हो। तो इस प्रकार सही रूप से सही स्टेज पर आप तुड़ाई करते हो और सही प्रकार से जब आप श्रेणीकरण करते हो तो आपको न केवल आपको पैसा अच्छा मिलता है और इसमें आपको आपकी पैदावार, आपकी इनकम बहुत बढ़िया हो सकती है। तो आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। दलहनी फसलों के अंतर्गत प्रदेश के जो भी किसान भाई चने की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर है और फसल से अधिक उपज लेने के लिए वर्तमान में कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, कीट और रोगों का नियंत्रण आदि। तो चने की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। जैसा कि हम देखें कि रबी में जो दलहनी फसल में उसमें चने की बात करें तो चना प्रमुख दलहनी फसल मानी जाती है। इससे अच्छे उत्पादन के लिए हम कुछ शस्य वैज्ञानिक क्रियाएं हैं जिन्हें कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इसमें खरपतवार प्रबंधन देखें कि यदि
खरपतवार का समय से नियंत्रण न किया जाए समुचित विधि द्वारा तो ये 50 से 60% तक उत्पादन में कम करते हैं। इनका नियंत्रण के लिए हम देखें, पहले तो हमने जैसे कि आपको बुवाई के समय बताया था कि जो अंकुरण पूर्व खरपतवार नाशी है पेंडिमेथिलिन, यदि इसकी 3.3 लीटर मात्रा बुवाई के दूसरे दिन आपने छिड़काव कर दी है तो हम देखेंगे कि इसमें 30 दिन की अवस्था पर कोई भी खरपतवार नहीं दिखते हैं। यदि किसी वजह से आपने खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं किया है तो इसमें 2 बार निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। प्रथम में देखें कि लगभग फसल आम की 25 से 30 दिन की हो उस समय निराई गुड़ाई करना आवश्यक है, और दूसरी आप देखते हैं कि इसमें लगभग 50 दिन की अवस्था पर इसमें कर सकते हैं, जिससे कि खरपतवारों से फसल को पूर्णतः मुक्त रखा जा सकता है और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इसी के साथ साथ देखें खरपतवार नियंत्रण के बाद अब बात आती है उर्वरक प्रबंधन की। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु हैं जो इसकी जड़ों में जो गांठें बनती हैं उनमें पाए जाते हैं। और जहां पर थोड़ा सा ज़मीन कमज़ोर होती है तो उसमें देखेंगे कि आप 2% DAP का घोल बनाकर यदि इस पर छिड़काव कर दें तो आप देखेंगे कि फसल की अच्छी बढ़वार हो सकती है और अच्छे उत्पादन हो सकता है। और जहां पर हम देखें कि पानी की विशेष कमी है, बढ़वार कम हो रही है, तो 2% यूरिया के घोल का भी छिड़काव किया जा सकता है। वैसे तो चने की फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है वो फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए सिंचाई कब करें, आइए जानते हैं। अब बात आती है जल प्रबंधन की, और अब देखें कि लगभग फसल की 30 दिन की अवस्था तक इसमें पानी किसी भी हालत में नहीं लगाना है, क्योंकि 30 दिन की अवस्था तक जड़ों में जो बैक्टीरिया हैं वो गांठें बनना अवस्था शुरू होती है। यदि उस समय पानी लग गया तो वो एयरेशन जो हवा के द्वारा नाइट्रोजन जड़ों में जाती है वो रुक जाएगी और गांठें बैक्टीरिया द्वारा सही नहीं बनाई जाएंगी, नाइट्रोजन का कम स्तरीकरण किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि जो फूल आने से पहले की अवस्था है जस्ट उस समय सिंचाई कर सकते हैं, और दूसरी लगभग फसल जब 75 दिन की हो, फूल समाप्त हो जाता है, उस समय सिंचाई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि किसी फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट व रोगों से मुक्त रखा जाए। तो चने की फसल पर कौन कौन से कीट व रोगों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है तथा उनकी रोकथाम किस तरह से करनी चाहिए, आइए जानते हैं। अब इसके बाद आती है इसमें कुछ प्रमुख कीड़े और बीमारियां। कीड़ों में बात करें तो चने की इल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ये हम देखते हैं कि ब्राउन से कलर की, हरी से कलर की, बगल में इसमें पीली धारियां सी होती हैं। ये शुरू की अवस्था से पत्ती खाने से, उस पर हरा भाग खुरचने से लेकर के फूल और टहनी है जो कोमल उन्हें तथा उसकी फली में जो दाना बनता है, पॉड जिसे कहते हैं, उसको भी खाकर दाने को नुकसान पहुंचाती है। तो इसमें देखें कि नियंत्रण के लिए आप देखेंगे कि विभिन्न विधियों से नियंत्रण किया जा सकता है। एक तो ये आता है कि शुरू में ही जैसे आप देखें तो फसल में जो फूल आना शुरू होता है उस समय से ही पक्षियों के ठहराव के लिए टी के आकार के आप लगभग 50 जगह एक स्थान बना दें, और ये फसल की जो हाइट ऊंचाई है उससे लगभग 1 फीट ऊंची लगाते हैं। इस पर पक्षी आकर बैठते हैं और इल्ली को खा के नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा उपचार फेरोमोन ट्रैप कहते हैं। इसमें जो इसके वयस्क होते हैं उनको पहले ही हम पकड़ लेते हैं, तो फेरोमोन ट्रैप की 1 हेक्टेयर में 10 लगाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसको वयस्क जो नर है उसको पकड़ लेते हैं, तो उस फेरोमोन ट्रैप से फिर हम देखेंगे कि मादाएं जब आपस में नर नहीं मिलेंगे तो अंडे नहीं देंगी और बचाव हो सकता है। तीसरा ये आता है कि इसके जो वयस्क होते हैं उनके नियंत्रण के लिए आप लाइट के जो ट्रैप होते हैं, प्रकाश प्रपंच जिन्हें कहते हैं, उनको लगाकर भी इनके वयस्कों को नियंत्रित किया जा सकता है। ये बिना रासायनिक दवाओं के नियंत्रण है। रासायनिक दवाओं में इसके नियंत्रण के लिए क्यूनॉलफास 1 लीटर प्रति हेक्टेयर का स्प्रे किया जा सकता है। अब इसमें बीमारी की बात करें तो विल्ट जो बीमारी है, उकटा बीमारी है, इसके द्वारा विशेष हानि होती है। उसमें आप देखेंगे पत्तियां धीरे धीरे मुरझा जाती हैं, पौधा सूखकर जमीन पर गिर जाता है। उखाड़ कर देखें, इसमें जड़ों को बीच से फाड़ेंगे तो देखेंगे कि भूरी से कलर की काली सी दिखती है जड़ें, उस तरह से पहचान की जा सकती है। तो इसके नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी प्रजातियां हैं उनको उगाएं, फसल चक्र उगाएं और बीज का उपचार करें। ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करें। इन विभिन्न विधियों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है करणपुर भदोही के सूरज यादव ने। आपने अरंडी की फसल में इस समय किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अंडी की फसल एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसका बीज और तेल हम बाहर भेजते हैं और विदेशों से अच्छा पैसा मिलता है हमको। तो इसमें पहले सर्वप्रथम जो है वो, अगर इस समय आपकी फसल कम से कम 1.5-2 महीने की होगी, इसमें अगर खरपतवार लगे हुए हैं तो उनको आप निकाल दीजिए। खुरपी की अपेक्षा अगर आप हैंड हो से या कुदाल से इसकी बीच में गुड़ाई कर दें तो उससे जो खरपतवार हैं वो बैठ जाएंगे, खरपतवार खत्म हो जाएंगे और पौधों को भी बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। लाइनों पर आप जो है वो मिट्टी चढ़ा दीजिए ताकि पौधे कभी भी गिरे नहीं। दूसरी बात ये आई सिंचाई प्रबंधन। अगर इस समय देख लीजिए क्योंकि मौसम बड़ा सूखा है, वैसा अगर खेत में नमी नहीं है तो पानी लगवा दीजिए। सिंचाई करना अत्यावश्यक है क्योंकि जो आपकी फलियां बनने वाली हैं वो फलियां नहीं बनेंगी, फूल सूख जाएंगे और अगर फली बन जाएगी तो उसके बाद जो दाने सूख जाएंगे उसमें, तो इसलिए पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रकार जो है वो जो मेन चीज़ है इसकी उर्वरक की मात्रा। उर्वरक की मात्रा आपको जो हमारी अच्छी प्रजातियां हैं या हाइब्रिड हैं, संकर प्रजातियां हैं, उनके लिए 80 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास पर हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय ही लाइनों पर दी जाती है और जो शेष आधा नाइट्रोजन बचता है उसको 1 महीने की क्रॉप जब हो जाए आपकी, जब पहली प्रथम निकाई हो जाए और उस समय आप आधी डाल दीजिए और आधी 20 दिन के अंदर फिर डाल दीजिए। लेकिन जब आप टॉप ड्रेसिंग करें, जिसको टॉप ड्रेसिंग करते हैं जो बाद में डालते हैं, टॉप ड्रेसिंग जब आप करें तो उस समय खेत में नमी बहुत ज़रूरी है। अगर नमी नहीं होगी तो आपकी खाद जो आप डाल रहे हैं, जो ऊपर डाल रहे हैं, उससे फसल को फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है वो फसल सुरक्षा में देखिए, अगर कीड़े लग रहे हों, अक्सर पत्तियों पर कीड़े लगते हैं इसमें जो पत्तियों को खा जाते हैं, उसको सेमी लूपर कहते हैं। सूड़ी होती है, काले सलेटी रंग की सूड़ी होती है जो पत्तियों पर घूमती रहती है और पत्तियों को खा जाती है। पत्तियों का सब ऊपर खा लेते हैं, खाली जाल जाल रह जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप क्यूनाल्फास या मोनोक्रोटोफास 1.5 लीटर 700 लीटर पानी में डालकर पर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें। और अगर रोग लगा हुआ है, रोग इसमें आती है पत्तियों पर धब्बेदार रोग, तो अगर ऐसा रोग है, स्लेटी या काले रंग के धब्बे बनते हैं, अगर ऐसा है तो उस पे के लिए जिंक मैग्नीज कार्बामेट 2 किलोग्राम या जीरम 80% जो घुलनशील होता है, जीरम 2 तरह आते हैं, 80% जो इसमें घुलनशील मात्रा हो वो 2 किलोग्राम ले लीजिए और डाल दीजिए। और अगर लिक्विड में मिल जाता है जीरम 27% घुलनशील लिक्विड मिलता है, तरल पदार्थ होता है, उसको आप 600-700 लीटर पानी में डाल करके और छिड़काव कर दीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों, इस फसल में गेरुई रोग का प्रकोप देखने में आता है। ये एक फफूंदी जनित रोग है और इस रोग का प्रकोप होने पर प्रारंभ में पत्तियों पर हल्के पीले या भूरे रंग के धब्बे उभरते हैं जो बाद में पत्तियों की दोनों सतह पर फफोले का रूप धारण कर लेते हैं। इस रोग के कारण 50% तक उपज प्रभावित होती है। इस अतिरिक्त अरंडी की फसल में पत्तियों पर पत्ती झुलसा रोग के लक्षण भी दिखाई देते हैं, जिसमें पत्तियां किनारे की तरफ से सूखना प्रारंभ करती हैं। अंत में पूरी पत्ती धीरे धीरे सूख जाती है। इन दोनों ही रोगों के प्रबंधन के लिए पौधों पर इन रोगों के लक्षण दिखाई देते ही मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव 10 दिन के अंतर पर करना चाहिए, जिससे इन रोगों पर नियंत्रण पाया जा सके। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे, इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, इस तरह से प्रबंधन करेंगे तो आप निश्चित रूप से अंडी से अच्छी उपज लेंगे और अच्छा लाभ मिलेगा आपको। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता नोट करिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी, फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है annadatta.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर यानी कि 1800-4192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अरहर की फसल में लगने वाले रोग और उनका प्रबंधन, उचित बढ़वार हेतु गाजर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर आपसे इसी समय होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।